हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रकाश एजुकेशन। आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिससे कि क्वेश्चन नीट में काफ़ी ज़्यादा आते हैं। काफ़ी ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी आ सकते हैं। क्योंकि आजकल नीट का जो ट्रेंड देखें तो यहाँ पे थियोरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट में हम देखने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। टोटल 5 लॉज दिए गए हैं, जो कि सबसे पहले आ जाता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया गया था लेवोइसियर के द्वारा, और टेस्ट किया गया था लैंडोल्ट के द्वारा। तो ये याद रखेंगे कि गिवन बाय लेवोइसियर एंड टेस्टेड बाय लैंडोल्ट। फिर सेकंड हमारा लॉ लॉ आ जाता है। फर्स्ट हो गया, सेकंड आता है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, या फिर उसी को बोल सकते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ये हमारा दिया गया था फ्रॉस्ट के द्वारा। इसके द्वारा फ्रॉस्ट was given by Frost। और थर्ड लॉ आ जाता है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और ये दिया गया था हमारा जॉन डाल्टन के द्वारा, एंड was given by जॉन डाल्टन। और फोर्थ लॉ आ जाता है हमारा लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, और दिया गया था गे लुसेक द्वारा, गिवन बाय गे लुसेक। और फिर उसके बाद फिफ्थ लॉ आ जाता है अवोगाड्रो लॉ। तो टोटल 5 हो गया। सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन, फिर क्या हो गया डिफिनिट प्रोपोर्शन, फिर उसके बाद हो गया मल्टीपल प्रोपोर्शन, और फोर्थ पे हो गया गैसियस वॉल्यूम, और फिफ्थ पे हो गया अवोगाड्रो लॉ। तो ये पांचों लॉ ध्यान रखेंगे, और किसने दिया था ये सब भी ध्यान रखेंगे। नीट में क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पे स्टार मार्क कर दे रहे हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो हम इसमें देखेंगे सबसे पहला लॉ जो आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसमें अगर रिएक्टेंट जो है, हमें पता है कि जो लेफ्ट साइड होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो रिएक्टेंट होता है, और जो राइट साइड होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो लेफ्ट लेफ्ट साइड रिएक्टेंट और राइट साइड प्रोडक्ट। तो अगर कोई भी रिएक्टेंट हमारा कंप्लीटली कंज्यूम हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, कंप्लीटली कंज्यूम हो जा रहा है, तो अगर ये वाला पार्ट जो है रिएक्शन हमारा रिएक्टेंट, अगर रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जा रहा है, तो टोटल मास ऑफ जो रिएक्टेंट होता है ना, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट वो किसके बराबर होगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर। और यही अगर कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो पा रहा है, क्या नहीं हो पा रहा है, रिएक्टेंट हमारा, जो रिएक्टेंट है हमारा, ये चीज़ अगर कंप्लीटली नहीं कंज्यूम हो पा रहा है, क्या नहीं हो पा रहा है, नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड। अगर ये कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये तो बनाएगा ही, साथ में मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट, जो ये बचेगा, जो अनरिएक्टेड वाला पार्ट बचेगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तभी क्या होगा हमारा अनरिएक्टेड रिएक्टेंट। ठीक है, तब फिर ये जाके बैलेंस आउट होगा हमारा। इसीलिए यहाँ पे बोला गया इफ नॉट कम्प्लीटली कंज्यूम, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम लेके अगर चलें, H2 है हमारे पास, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, क्लोरीन गैस। तो अगर ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। अगर बैलेंस करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl बनाएगा। और इस लॉ के हिसाब से देखें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से, तो हमारे पास 2 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और 71 ग्राम क्या है, क्लोरीन मॉलिक्यूल, ठीक है, Cl2। तो ये दोनों का हम टोटल वेट देखें तो कितना आ रहा है, 73 ग्राम टोटल मास। ठीक है, टोटल मास कितना है, 73 ग्राम। और वहीं पे HCl का अगर हम देखें, तो HCl हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक वेट, और क्लोरीन का कितना होता है, 35.5। ये दोनों को ऐड करेंगे तो 36.5 होगा। लेकिन यहाँ पे 2 मोल है ना, 2 मॉलिक्यूल, तो 2 मॉलिक्यूल है तो टोटल कितना ग्राम हो गया, 73 ग्राम। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए, जितना यहाँ पे रिएक्टेंट साइड है, जितना हमारे पास रिएक्टेंट साइड है, उतना ही हमारे पास क्या है, उतना ही हमारे पास प्रोडक्ट साइड भी है ना। तो इसलिए बोलते हैं अगर रिएक्टेंट कम्प्लीटली कंज्यूम हो पा रहा है, अगर रिएक्टेंट कम्प्लीटली कंज्यूम हो पा रहा है, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट लॉ हमारा क्लियर हो गया। किसने दिया था, लेवोइसियर
ठीक है, और टेस्टेड बाय लैंडोल्ट। ये दोनों चीज़ हम याद रखेंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। और इसी में सेकंड लॉ आ जाता है हमारा, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। कौन सा है सेकंड लॉ? लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो इसमें ये बताया जाता है, कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। कहाँ से ऑब्टेन किए जा सकते हैं? डिफरेंट सोर्सेज से। लेकिन जो उसका रेशियो होता है ईच कंपोनेंट का, जो उसका रेशियो होता है, रेशियो ऑफ ईच कंपोनेंट बाय वेट, क्या होता है? रिमेन्स सेम। क्या होता है? रिमेन्स सेम। तो इसका डेफिनेशन थोड़ा ध्यान में रखेंगे तभी इसका क्वेश्चन बन पाएगा, ठीक है। अब जैसे H2O है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर हम देखें इसको, हम अलग अलग सोर्स से निकालें। एक हम ले लिए सी वाटर, फिर एक ले लिए टैप वाटर जो हमारे नल में पानी आता है, फिर रिवर वाटर ले लिए, गंगा जल ले लिए, रेन वाटर ले लिए, ठीक है। तो ये क्या है, सारा कुछ वाटर है। तो वाटर का केमिकल फॉर्मूला या क्या होता है? H2O होता है। तो अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने हैं इसमें? हाइड्रोजन के दो हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के एटम देखें तो हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? दो हैं। मॉलिक्यूल नहीं, एटम बोलेंगे यहाँ पे। हाइड्रोजन के एटम दो हैं और ऑक्सीजन के एक हैं। तो हाइड्रोजन के दो हैं, ऑक्सीजन के एक हैं। भले वो सी का वाटर होगा तो भी इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? H2O। टैप वाटर होगा फिर भी H2O होगा, रिवर वाटर होगा तो भी H2O होगा, गंगा जल होगा फिर भी H2O होगा, रेन वाटर होगा तो भी H2O होगा। तो अगर हम सब में देखें तो सब में दो हाइड्रोजन के एटम आ रहे हैं और एक ऑक्सीजन के एटम आ रहे हैं। इसीलिए इसमें बोला गया कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। डिफरेंट सोर्स से ऑब्टेन कर रहे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे, हम लोग डिफरेंट सोर्सेज से ऑब्टेन कर रहे हैं, सी वाटर, टैप वाटर, रिवर वाटर और गंगा जल या फिर रेन वाटर। तो कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, सही बात है, डिफरेंट सोर्स से ऑब्टेन तो कर रहे हैं। बट द रेशियो ऑफ ईच कंपोनेंट बाई वेट रिमेन सेम। जो रेशियो है वेट का ईच कंपोनेंट का, वो क्या होता है? सेम होगा। कैसे सेम होगा? तो देखिए, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एटम कितना है? दो है। तो एक एटम का वेट कितना होता है? 1 ग्राम। तो दो एटम का 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का कितना होता है? एटॉमिक वेट 16 होता है, ठीक है। तो 2:16 हो गया, या फिर 1:8। अब सारे चीज़ का अगर हम वेट देखेंगे तो इसका भी 1:8 का रेशियो आएगा, इसका भी 1:8 का आएगा, इसका भी 1:8 का आएगा। तो लगभग यही सेम सब में रिपीट होते जाएगा। तो इसीलिए बोला गया रेशियो ऑफ ईच कंपोनेंट बाय वेट रिमेन्स सेम, ठीक है। तो सेकेंड लॉ भी हमारा जो होता है क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। और ये किसने दिया था? एंड वाज गिवन बाय फ्रॉस्ट। तो इसको ध्यान में रखेंगे, किसने दिया था सेकेंड लॉ? सेकेंड लॉ वाज गिवन बाय फ्रॉस्ट, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको, भूलेंगे नहीं। और थर्ड लॉ आ जाता है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। थर्ड लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इसमें कहा गया है कि इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। अगर दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? अगर दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं और एक कंपाउंड से ज़्यादा बना रहे हैं, टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, then the then the then the differ masses of one element which combine with a fixed mass of another element, a simple ratio to one another। इसमें ये कहता है कि अगर कोई भी हम टू एलिमेंट्स, अगर दो एलिमेंट लिए, कौन कौन से लिए? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमारा एलिमेंट हो गया, ठीक है। अगर ये दोनों को हम कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो अगर अलग अलग रेशियो में कंबाइन करेंगे तो कभी हमें N2O देगा, कहीं NO देगा, कहीं N2O3 देगा, ठीक है, तो कहीं N2O4 देगा, तो कहीं N2O5 देगा। अगर ये सब चीज़ को हम देखते चलें, ठीक है, तो सब में तो सेम एलिमेंट है, इसीलिए टू एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो N2O में अगर हम इसका मास देखें तो नाइट्रोजन का मास कितना हो गया? 28 हो गया, 14। और इसका एटॉमिक एटॉमिक वेट कितना होता है नाइट्रोजन का? 14 होता है। और एटॉमिक नंबर कितना है? टोटल एटम्स कितने इसमें? दो हैं टोटल एटम्स। तो इसका एटॉमिक, तो इसका टोटल वेट जो हो गया 28 हो गया नाइट्रोजन N2 का। और ऑक्सीजन का
एटॉमिक वेट कितना होता है 16 होता है, और एटम्स कितने 1 है, तो रेशियो कितना हो गया इसका 28:16। ध्यान दें यहाँ पे 28:16 आ गया। वहीं एनओ का देखें तो एनओ में हमारा जो एटॉमिक वेट है वो 14 है, और ऑक्सीजन का 16। ठीक। N2O3 में देखें तो नाइट्रोजन का क्या होता है 14 होता है, नाइट्रोजन का 14, और टोटल एटम कितने दो हैं, तो 14 इंटू टू 28। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 इंटू थ्री 48, तो 28:48। वहीं पे 28:64 यहाँ पे आ गया, वो 4 की जगह पे, तो 16 इंटू फोर 64 हो जाएगा। तो N2 का 28 होगा, और O5 का 16 इंटू फाइव 80। तो अगर इसका हम सिंपल रेशियो में लेते चलें, सिंपलेस्ट तो यही है ना 14:16, तो अगर इसके रेशियो में हम लेते चलें तो ये 14:8। N2O3 का कितना आ जाएगा 14:24, 14:32, और 14:40। ठीक है। तो हम अगर इसको 1 मान लेते हैं, ये तो हमारा कांस्टेंट है ना, अगर ये कांस्टेंट है तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, सिंपल रेशियो टू वन अनदर। हर चीज़ का क्या होगा सिंपल रेशियो होगा, इसका 1:8 आ गया, 1:8, 14:8 आ गया। 14 को कॉमन मान लीजिए तो ये क्या हो गया 8 हो गया, 16 हो गया, इसका 16 एनओ का, और O3 में ऑक्सीजन का कितना है 24 है, कितना है ध्यान दें यहाँ पे 24, ये 24, फिर ये 32, ये 40। ठीक है। तो सिंपल रेशियो में आ गया ना 1 2 3 4 5, अगर इसको कट करते हैं ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये 5, तो क्या कर रहा है बियर कर रहा है सिंपल रेशियो। तो ये भी हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया। इफ टू एलिमेंट्स combine to form more than one compound, then the differ masses of one element combine, which combine with a fixed mass of other element, bears a simple ratio to one another। ठीक है। अब ये किसने दिया था हमारा थर्ड लॉ, गिवन बाय जॉन डाल्टन। किसके द्वारा दिया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा, गिवन बाय जॉन डाल्टन। तो ये ध्यान में रखिए। फिर हमारा फोर्थ लॉ आ जाता है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, और ये दिया गया था गिवन बाय गे लूसैक। ठीक है। जब भी गैसियस वॉल्यूम आए तो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम हमारा कौन दिया था गे लूसैक जी दिए थे। तो इसका डेफिनेशन बनता है इन द गैसियस रिएक्शन द रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज कंबाइंड इन अ सिंपल रेशियो वॉल्यूम एंड फॉर्म प्रोडक्ट्स इन अ सिंपल रेशियो वॉल्यूम। जो वॉल्यूम होता है, जो रिएक्टेंट होता है हमारा सिंपल रेशियो में कंबाइन होता है वॉल्यूम के, और क्या बनाता है प्रोडक्ट बनाता है किस पे सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ठीक है। किस पे सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो अगर एग्जांपल के द्वारा हम देखें, अगर एग्जांपल से हम देखें तो H2 और Cl2, H2 और Cl2 कंबाइन हो रहा है, HCl बना रहा है, कितने मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल बना रहा है। अगर वॉल्यूम के टर्म में हम लेके चलें तो इसका अगर हम वन वॉल्यूम लिए, क्या लिए वन वॉल्यूम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, और क्लोरीन मॉलिक्यूल का हम वन वॉल्यूम लिए हैं, वन वॉल्यूम लिए, तो ये कितना वॉल्यूम देगा HCl, दो एटम है, दो मोल, तो ये क्या देगा दो वॉल्यूम देगा 2V। ठीक है। तो ये दो मॉलिक्यूल हैं, ठीक, HCl के दो मॉलिक्यूल, तो 2V दे दिए। यही हम सेकंड एग्जांपल देखें अगर हम, तो नाइट्रोजन कंबाइन कर रहा है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ, 3 मोल हाइड्रोजन के साथ, तो क्या दे रहा है 2 मोल या फिर 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3। ठीक है। तो अगर नाइट्रोजन का हम वन वॉल्यूम लिए तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 3 वॉल्यूम हो जाएगा। क्यों 3 होगा क्योंकि इसका मॉलिक्यूल 3 है, तो अगर ये 1 भी है तो ये 3 भी हो जाएगा। तो इसका मॉलिक्यूल कितना है 2 है, अमोनिया का 2 है NH3, तो इसका भी कितना वॉल्यूम हो जाएगा 2V। ठीक है। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है। तो इसमें ध्यान रखने वाला क्या बात है कि सिंपल रेशियो में सिंपल रेशियो वॉल्यूम आएगा, और एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वॉल्यूम का सिंपल रेशियो आएगा, और किस पे आएगा सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ठीक है। और किसने दिया था ये गेलूसैक ने।
और फिफ्थ लॉ अगर अब हम देखें तो फिफ्थ लॉ हमारा क्या है, अवगैत्रोस लॉ। ठीक है, तो अवगैत्रो लॉ में क्या दिया गया है इसको पढ़ते हैं हम। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। किस पे, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम किसी भी गैस का इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, अगर हम कोई भी गैस लिए, ठीक है, अगर उसका वॉल्यूम इक्वल है, उसका वॉल्यूम इक्वल है, तो क्या कंटेन करेगा उसमें, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा। सिंपल सी बात है। अगर जितना भी गैसेस लिए, अगर कोई गैस है, ठीक है, अगर गैस ए है, बी है, ठीक है, तो अगर उसके पास हमारे पास वॉल्यूम वी है, इसका भी वी है, तो उसका जो मॉलिक्यूल होगा, अगर इसका एन आया है, अगर इसमें एन वॉल्यूम है तो इसका भी मॉलिक्यूल है, तो इसका भी मॉलिक्यूल कितना होगा, एन ए होगा, एन होगा। अगर वॉल्यूम सेम है तो इसका मॉलिक्यूल भी क्या होगा, सेम होगा। अगर सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं इसको, अगर इसको हम टू ही ले लेते हैं और इसको भी टू ही लेते हैं, तो यहाँ भी टू एन आ जाएगा, यहाँ भी टू एन आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि टू एन ही है मॉलिक्यूल, हो सकता है यहाँ एन है, यहाँ भी एन है। सिंपल रेशियो में आ जाएगा, जितना भी वो, जिसके रेशियो में भी वो कंबाइन कांस्टेंट हो। ठीक है, तो हम टोटल 5 लॉ पढ़े हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से 5 लॉ हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के। तो पहला आ जाता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तो कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय लेवोइसियर, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन गिवन बाय फ्रॉस्ट, फिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया, और लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम गे लुसेक के द्वारा दिया गया, और अवेत्रोस लॉ है फिर। तो ये 5 लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें। और यहाँ पे हम फिजिकल केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बोल सकते हैं या फिर सारे फॉर्मूले बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री को पहले कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा टास्क होगा मोल कॉन्सेप्ट को कवर करना। ठीक है, तो ये नेक्स्ट, अभी तो इतना जो इम्पोर्टेंट था उसको बता दिया गया। ठीक है, इसका एक एक सेशन हो गया, और जो सेकंड सेशन आएगा वो फॉर्मूला पे आएगा। किस पे आएगा, फॉर्मूला पे आएगा। तो सारे फॉर्मूला करा दिए जाएंगे, और फिर जो थर्ड सेशन आएगा इसका, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आएगा। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, और किस टाइप के क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो फर्स्ट सेशन हो गया, ये दोनों सेशन पेंडिंग है, तो ये भी बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा इसी चैनल पर, प्रकाश नीट पर। तो आप लोग कोशिश करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मूल कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसका सारे जगह यूज़ आता है, खासतौर पर फिजिकल केमिस्ट्री में। इसको ध्यान में रखें, सॉल्यूशंस में भी आएगा, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, ये सारी जगह पे इसका यूज़ आता है। इसको ध्यान में रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाएंगे, फॉर्मूला भी। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल, और सब्सक्राइब कर दें और साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। थैंक यू।